हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एच टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, हमारा रीड का सिलेबस चल रहा है, केमिस्ट्री का पोर्शन हम कर रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक है परमाणु भार और अणु भार। परमाणु भार हम किसी भी एलिमेंट का कैसे पता करें और अणु भार क्या होता है और कैसे हम उसका पता करें। तो देखिए, सबसे पहले परमाणु भार को हम देख लेते हैं। तो देखिए, परमाणु भार क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु भार का आधुनिक आधार क्या है या परमाणु भार का आधार क्या है, ये क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। तो परमाणुओं के परमाणु भार का आधुनिक आधार कार्बन 12 के 1/12वें भाग को माना गया है। तो ये आप लिख लीजिए, परमाणुओं के परमाणु भार का आधुनिक आधार कार्बन 12 के 1/12वें भाग को माना गया है। ठीक है। अब देखिए, किसी भी एलिमेंट का हम परमाणु भार कैसे पता करें। तो इतने एलिमेंट हैं, सबका परमाणु भार हम याद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, तो देखिए, परमाणु भार जब भी हम किसी एलिमेंट के लिए देखें तो हमें क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक सम संख्या में हो, जिस भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक सम हो, वहाँ पे क्या होगा, उसका दुगुना परमाणु भार हो जाएगा, दुगुना। ठीक है। और अगर परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, दुगुने से एक अधिक, दुगुना +1। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, कोई भी एलिमेंट है उसका परमाणु भार हम पता करेंगे तो उसके परमाणु क्रमांक को हम देखेंगे। परमाणु क्रमांक अगर सम संख्या है तो परमाणु भार दुगुना होगा, और परमाणु क्रमांक अगर विषम संख्या है तो दुगुने से एक अधिक परमाणु भार होगा। अब देखिए, कोई भी जैसे अक्ष एलिमेंट है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है इसका, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट का। यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई होती है वो क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। जैसे हाइड्रोजन तो 1 पे आता है, चलो कार्बन ले लेते हैं, कार्बन 6, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आता है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ये क्या है, ये है परमाणु क्रमांक। और यहाँ पे जो लिखा हुआ आता है वो क्या होती है, परमाणु भार। यहाँ पे जो लिखा हुआ आता है वो क्या होता है, परमाणु भार। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है तो ये क्या हुआ, ये परमाणु भार हुआ, और ये क्या हुआ, ये परमाणु क्रमांक हुआ। क्लियर है। अब देखिए, परमाणु भार अगर आपको पता करना है तो आपको एलिमेंट है उनके परमाणु क्रमांक आपको पता होने चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या आती है, जैसे 25-30 से ऊपर के एलिमेंट आते हैं, तो उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिया हुआ मिलता है हमें। और इससे छोटी संख्या होती है तो उससे एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि इतना तो आपको पता ही होगा। तो परमाणु क्रमांक आपको 30 के लगभग याद कर लेने हैं, उससे हम परमाणु भार आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए, यहाँ आप लिख लीजिए परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एक ही बात है। ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे एलिमेंट या तत्व या परमाणु, जो भी है। यहाँ पे हम लिखेंगे परमाणु भार। परमाणु भार हम यहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक किसी भी एलिमेंट का हमें याद होना चाहिए सबका। जैसे 1 है किसी एलिमेंट का, 1 किसका होता है, हमें पता है 1 होता है हाइड्रोजन का। परमाणु भार क्या होगा, तो हाइड्रोजन का आपको याद रखना है कि इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, हीलियम। अब हीलियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, और परमाणु भार क्या होगा, तो अब देखिए
यहाँ पे हमारा रूल लागू होगा। 2 नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। तो परमाणु भार क्या होगा? सम संख्या है, सम संख्या है तो एकदम जस्ट दुगुना हम कर देंगे, तो परमाणु भार क्या होगा? 4। अगला है लिथियम। लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3। विषम संख्या है तो यहाँ होना चाहिए 7। ठीक है, दुगुना कितना होगा? 3 का दुगुना 6 और प्लस 1 तो 7। लिथियम के बाद में क्या आता है 4 नंबर पे? बेरिलियम। बेरिलियम सम संख्या है, सम है तो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए 8, लेकिन होता नहीं है 8, 9 होता है इसका। तो ये अपवाद है, इसको आपको देखना है थोड़ा सा। बेरिलियम का होना चाहिए 8 लेकिन होता कितना है? 9। ठीक है, अगला कौन आता है? बेरिलियम के बाद में कौन आता है? बोरोन। बोरोन कितने नंबर पे आता है? 5 पे। तो इसका कितना होगा? विषम है तो 10 और 1 11। ठीक है, 6 नंबर पे कौन आता है? कार्बन। कार्बन का कितना होगा? 12। सम है, दुगुना हो जाएगा। इसी तरह से हम सबके परमाणु भार हैं वो हम निकाल सकते हैं। देखिए, जो ऑब्सेशन है, अपवाद है, वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा खुद से। और वैसे मैंने परमाणु भार का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पूरा अच्छे से, तो आप वहाँ जाके भी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, जितने भी एलिमेंट हैं 20 तक के एलिमेंट के हम परमाणु भार देखेंगे। इससे ज़्यादा अगर आता है तो वो आपको दिया हुआ मिलता है। तो एक तो देखिए बेरिलियम जो है वो हमने देखा कि बेरिलियम है उसमें 8 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? 9, 8 नहीं होता। इसके बाद में देखिए कार्बन हमने कर लिया। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन होता है, कितने नंबर पे आता है? 7 पे। इसका होना चाहिए कितना? 15 होना चाहिए, विषम है, लेकिन होता कितना है इसका? 14 होता है, 14 होता है। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी सेम वही रहेंगे, तो आप कर लेना। एक देखिए क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, उसका होना कितना चाहिए? 35, लेकिन होना चाहिए 35, लेकिन 35 नहीं होके कितना होता है? 35.5 इसका होता है। आगे लास्ट में 18, 19 और 20 कौन आता है? 18, 19, 20 पे 18 पे आता है आर्गन, 19 पे आता है पोटेशियम और 20 पे आता है कैल्शियम। इन तीनों का परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 40 होता है। ये आपको याद रखना है। बाकी जितने भी बीच में जो एलिमेंट मैंने छोड़ दिए हैं उन सब का आपको सम और विषम के आधार पे परमाणु भार लिख लेना है। तो ये इतना काम आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप चेक कीजिए, आपको ये पूरा वीडियो परमाणु भार का अच्छे से पूरा कंसेप्ट से किया हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने बता दिया है, बाकी जो भी बचे हैं वो आप सम और विषम के आधार पे कर लीजिए, आपके सभी हो जाएंगे। ये तीनों हैं, इनको क्या बोलते हैं? इन तीनों को क्या बोलेंगे? 18, 19, 20 आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनका परमाणु भार 40 होता है तीनों का। इन तीनों को क्या बोलते हैं? तो इन तीनों को बोलते हैं समभारिक। समभारिक इनको बोलते हैं। समभारिक का क्या मतलब है? इनका परमाणु भार समान होता है और परमाणु संख्या जो है, क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होता है। तो समभारिक की डेफिनेशन यही होती है, वे एलिमेंट जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक जिनका अलग अलग हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें समभारिक बोलते हैं। अब देखिए हमारा परमाणु भार हो गया है, अब हम चलते हैं अणुभार पर। अणुभार क्या होता है? तो देखिए अणुभार होता है अणु में उपस्थित, अणुभार क्या होता है? अणुभार, अणुभार होता है कि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं के भार का कुल योग।
अणु में उपस्थित, अणु में प्रेजेंट परमाणुओं के भार का कुल योग। कोई भी अणु है उसमें जितने भी परमाणु प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उन सभी के भार का योग जो होता है उसे कहते हैं अणु भार, मतलब अणु का भार। तो देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे सबसे इजी सा एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं, HCl है, ठीक है। HCl है, इसके अणु भार, ये एक अणु है, ठीक है। इसमें इसका अणु भार हमें पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। इसका परमाणु भार कितना होता है? अभी हमने किया था, इसका परमाणु भार कितना होता है? 1। HCl। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? तो अभी हमने देखा था इसका परमाणु भार होता है 35.5। तो टोटल कितना हो गया? 36.5। तो HCl का अणु भार अगर हमसे पूछे तो कितना होगा? 36.5, ठीक है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं CaCO3, ठीक है। इसका अणु भार अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? Ca है, इसका अणु भार, इसका परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु भार होता है 40, ठीक है। और फिर कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 1 कार्बन है तो कार्बन का होता है 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो देखिए ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे। तो 1 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन 3 है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन 3 है। तो इनका परमाणु भार ऑक्सीजन का टोटल कितना होगा? 48। देखिए इसका कितना होगा अणुभार, परमाणु भार? तो परमाणु भार इसका होता है 40, ठीक है। कार्बन है, इसका कितना होगा? तो देखिए 6 नंबर पे आता है, 6 का 2 गुना 12। तो कार्बन का कितना होता है? 12। अब बचा कौन है? O3, O3 बचा है यहाँ पे, ठीक है। O3 में 1 ऑक्सीजन है, इसका होता है 16। 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? 48, ठीक है, 48। अब टोटल अगर इसका अणुभार पूछे हमें, CaCO3 का अगर अणुभार हमें पूछे तो कितना आएगा? 100, ठीक है, 100 हो गए। इस तरह से हम किसी भी जो अणु है उनका अणु का भार हम बता सकते हैं, ठीक है। जो भी परमाणुओं से मिलकर जो भी अणु बना होता है उसका हम भार बता सकते हैं। देखिए एक होता है D2O और एक होता है S2। इसमें क्या रहता है? देखिए H2O को अगर हम देखें तो H2O में देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, तो 1 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, कितना होगा? 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितना होगा? 18 होगा, 18 हो गया। अब D2O में क्या होता है? देखिए D2O जो होता है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो इसका कितना होता है? इसका 4 होता है। D का कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। 2 होता है लेकिन 2 है तो 4 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसका कितना होगा? 20। इसीलिए D2O को भारी जल बोलते हैं। भारी जल इसीलिए D2O को बोलते हैं क्योंकि इसका अणुभार जो होता है वो H2O जल से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको भारी जल बोला जाता है। तो अणुभार आपको समझ में आ गया। आप और एग्जाम्पल खुद से करके आप देखना। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी या फिर यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक है उससे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम में अकाउंट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। और
वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।